अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान में आम पेपर करेंसी नोट की जगह प्लास्टिक करेंसी नोट लेने जा रहा है। इसके अलावा आज आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया में पहला करेंसी नोट किस मुल्क ने शुरू किया जो पेपर बेस्ड था, और फिर प्लास्टिक बेस्ड पहला करेंसी नोट किस मुल्क ने शुरू किया। इसके अलावा आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने ट्रिलियन रुपए हम आवाम के हाथों में हैं, कितने ट्रिलियन रुपए हम लोगों ने बैंकों में डिपॉजिट करवा रखे हैं। इसके साथ साथ दुनिया भर के तमाम 8 अरब इंसानों के पास कितने ट्रिलियन डॉलर्स मालियत की करेंसी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया है कि वो फिलहाल पाकिस्तान में आम पेपर बेस्ड करेंसी की जगह किसी किस्म की प्लास्टिक करेंसी को लाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के ख़राब माशी हालात हैं। पाकिस्तान फ़िलहाल पुराने और ख़राब नोटों की जगह नए नोट छापने पर सालाना 15 अरब रुपए खर्च करता है। अगर इसे सारी करेंसी कागज़ के नोट से प्लास्टिक नोट पर कन्वर्ट करनी पड़े तो इसकी लागत कई 100 अरब रुपए आएगी, जो पाकिस्तान के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, जिसे टेक्निकल ज़ुबान में पॉलीमर बैंक नोट्स कहा जाता है। पॉलीमर बैंक नोट्स बेसिकली प्लास्टिक की इंतहाई थिन शीट से बनाए जाते हैं। इसके चंद फ़वायद ये होते हैं कि एक तो ये लंबा अरसा चलते हैं, फिर ये ख़राब नहीं होते, इनको बार बार तब्दील करने की लागत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा धुलाई की सूरत में किसी वजह से धुल जाए बारिश में या कपड़े धुलने की सूरत में तो ये उसमें भी ख़राब नहीं होते। ये निस्बतन महफूज होते हैं। इनके अंदर ऐसे फीचर्स बासानी डाली जा सकते हैं जो कि 2 नंबर जाली काम करने वाले आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, और ये इसी वजह से दुनिया भर में इस वक्त 45 मुल्कों के अंदर ज़ेर इस्तेमाल है। अगर बात करें सबसे पहला करेंसी नोट पेपर बेस्ड किस दौर में जारी हुआ था, तो वो थी टैंग डायनेस्टी चाइना की, जिसने 7वीं ईस्वी में ये अपना पेपर बेस्ड करेंसी नोट जारी किया, लेकिन इसे फुल फ्लैज दुनिया के अंदर जारी होते हुए 11वीं सदी आ चुकी थी, क्योंकि पेपर इजाद ही चाइना की थी, इस वजह से वहाँ पर इसको जारी किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीमर बैंक नोट्स की, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1988 में ये बनाए गए, इम्प्लीमेंट जाकर 1996 में हुए। उसके बाद दूसरा मुल्क न्यूजीलैंड था जिसने ये पॉलीमर बेस्ड करेंसी शुरू की। उसके बाद रोमानिया यूरोप का पहला मुल्क था 1999 के अंदर जिसने ये करेंसी शुरू की। अब इस करेंसी का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आम पेपर बेस्ड करेंसी की जगह 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। पेपर बेस्ड करेंसी में 2 लेयर सिक्योरिटी होती है। पहली लेयर तो ये होती है कि आम जो आदमी है उसे देखकर चंद उभारों की मदद से या जो इंक है उसके डिफरेंस की वजह से पहचान लेता है, या उसके अंदर एक मेटल स्ट्रिप होती है। दूसरी सिक्योरिटी दोनों किस्म के नोटों में कॉमन है कि उन्हें एक ख़ास किस्म की लाइट के नीचे रखा जाए तो उनके अंदर एक किस्म का लिट आ जाता है, एक रोशनी आ जाती है जिससे पता लगता है ये असली नोट है या ये जाली नोट है। जबकि थर्ड लेयर जो सिर्फ प्लास्टिक करेंसी में पॉलीमर बैंक नोट्स में होती है कि ये बैंक नोट्स जब बैंकों के पास जाते हैं तो उनके पास ऐसी मशीनें होती हैं जिसके ज़रिए बासानी पता लग जाता है कि ये नोट हमारी मशीन का प्रिंट करता है या कहीं और का। ये सहूलत आम पेपर बेस्ड जो करेंसी होती है उसके अंदर नहीं होती। अब हमारे हाथों में जो नोट आम इस्तेमाल में होते हैं, पाकिस्तान में जो नोट राइज हैं वो कॉटन बेस्ड पेपर है। बेसिकली दुनिया भर में भी ये नोट कॉटन बेस्ड पेपर होता है, 80% तक इसमें कॉटन यूज़ होता है। तो ये कॉटन आती कहाँ से है? जिस कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं, जब कॉटन चुन ली जाती है कॉटन के पौधे के ऊपर से, कपास के पौधे से, तो जो थोड़ी बहुत कॉटन उस पौधे में बच जाती है उसको दोबारा से चुना जाता है और उस वेस्टेज से फिर इस पेपर को बनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये पेपर बनाने का सिर्फ एक इदारा है, सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड। ये इदारा पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बैंक नोटों के लिए पेपर बनाता है, बल्कि हमारे जो पासपोर्ट पब्लिश होते हैं, स्टाम्प पेपर्स जो हमारे पब्लिश होते हैं, मुख्तलिफ बॉन्ड्स जिनके ऊपर पब्लिश होते हैं, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्रियाँ, ये तमाम चीज़ें जो पब्लिश होती हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं, चंद लोगों का जिन पर इख्तियार होता है, वो ये एक ही इदारा पेपर बनाता है। फिर एक और इदारा है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन, वो पाकिस्तान के ये नोट पर प्रिंट करता है
जो कि पेपर नोट है, जबकि हमारे यहाँ जो कॉइन्स हैं वो पाकिस्तान मिंट जो है वो बनाता है, जो लाहौर में है। ये इदारे जो हैं ये कराची में है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्ट अंडर सुपरविजन ये काम कर रहे होते हैं। अब अगर आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त टोटल कितनी करेंसी अंडर सर्कुलेशन है, तो वो 32.72 ट्रिलियन रुपए है। इसमें से 8.4 ट्रिलियन रुपए लोगों के पास कैश की सूरत में जो मेरे आपकी जेब में है, यानी कि 8,400 ट्रिलियन रुपए हमारे पास कैश है। इसके अलावा बैंकों में जो रकम मौजूद है वो है 24,000 अरब रुपए, जो कि बैंकों में मैंने आपने बतौर डिपॉजिट करवा रखी है या रियासत पाकिस्तान ने रखी हुई है। तो ये तमाम करेंसी वो है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में पाकिस्तान के अंदर सिस्टम में है। इसके अलावा बहुत सारी करेंसी ऐसी होती है जो कि रियासत या बैंकों के सिर्फ डिजिट्स में काउंट हो रही थी, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर दुनिया भर में इस वक्त प्रिंटेड मनी का जिक्र करें तो लोगों के पास 40 ट्रिलियन डॉलर्स मालियत की करेंसी दुनिया के तमाम मुल्कों के तमाम शहरियों के पास अंडर जो है सर्कुलेशन है। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी करेंसी ऐसी होती है जो बैंकों में डिपॉजिटेड है। फिर क्रिप्टो करेंसी है 2 ट्रिलियन डॉलर्स मालियत की। रियल एस्टेट के अंदर कुछ 30 ट्रिलियन डॉलर्स मालियत की इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं। ये तो बात होगी दुनिया में इस वक्त कितनी करेंसी है। अब एक और अहम सवाल जिसका जवाब हम ज़रूर देना चाहेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या वजह है हुकूमत पाकिस्तान अगर करेंसी नोट खुद पब्लिश करती है तो वो मज़ीद करेंसी नोट पब्लिश करके गरीबों में बांटती क्यों नहीं, ताकि मुल्क से गुर्बत ख़त्म की जा सके। ऐसा इस वजह से मुमकिन नहीं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान धड़ाधड़ करेंसी नोट पब्लिश करे तो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। उसकी रीज़न क्या है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके इलाके के अंदर एक 100 किलो गोश्त की पैदावार होती है और उसे ख़रीदने वाले भी 100 लोग हैं औसतन, और वो 500 रुपये किलो के हिसाब से गोश्त खरीदते हैं, तो वो एक लेवल पे रहेगा। लेकिन यकायक आपके इलाके में 100 की बजाय 200 लोग गोश्त खरीदने आ जाएं, तो गोश्त तो 500 किलो ही मौजूद है, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो उसका रेट बढ़ जाएगा। वो 500 वाला गोश्त 1,000 रुपये का हो जाएगा। फिर उसी इलाके में 100 की बजाय 300 लोग वही 100 किलो गोश्त खरीदने चले जाएं, उसका रेट मजीद बढ़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें जो पैदा हो रही हैं वो एक ख़ास रफ्तार से पैदा हो रही हैं। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। अगर आप डिमांड यकायक बढ़ा देंगे, जैसे रमज़ान में फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई तकरीबन उतनी होती है, तो रेट्स भी बढ़ जाते हैं। बहुत हद तक इसमें यही वजह होती है, कुछ हिस्सा ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ज़रूर है, मुनाफाखोरी का ज़रूर है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान गरीबों को बगैर मेहनत किए पैसे देने लग पड़े, तो एक तो वो मज़ीद हड्डराम हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। दूसरा, वो पैसे पकड़ के कोई मोटरसाइकिल खरीदने जाएगा, कोई गाड़ी खरीदने जाएगा, कोई जूतियाँ खरीदने जाएगा, कोई कपड़े खरीदने जाएगा, कोई घर बनाने जाएगा। तो जब डिमांड क्रिएट होगी तो आगे मार्केट में उस डिमांड को पूरा करने के लिए इतने कारीगर मौजूद नहीं हैं। वो काम कौन करेगा जिसके ज़रिए मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, घर, जूते, कपड़े पैदा होंगे। तो इसका तरीका यही होता है कि आप पहले माइशत के अंदर इंडस्ट्री लगाते हैं, ग्रोथ लाते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं। उस पैदावार की वजह से मज़दूर की आमदन बढ़ती है और मज़दूर उस आमदन से मुख्तलिफ पैदावारी चीज़ें ख़रीदता है। तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसके ज़रिए इकॉनमी ग्रो करती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।